नमस्कार। जो हम लोगों का कन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल, जिसको हम लोग कन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल बोल रहे हैं, यानी कि वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे जैसे ही स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उस स्टाइल में पढ़ाते हुए जो हमारी सीरीज सब्जुगेट फिजिक्स पे जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हम लोग जो फिजिक्स की अपनी सीरीज चला रहे हैं, इसमें एक चैप्टर ऑलरेडी वेक्टर का कंप्लीट हो चुका है। अगर देखा जाएगा तो इसको फिर से इसे उस पे हम लोगों ने सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस चीज़ को रिकॉर्ड किया था, मगर अगर कोशिश की जाएगी कि इसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी समझा दिया जाए। बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो अभी करंट में हमारी पाइपलाइन नहीं कह सकते, परसुइंग में हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं। अब यूनिट एंड मेजरमेंट का एक लेक्चर हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। दूसरा जो लेक्चर है आज होगा, और मोस्टली हमने इसमें अपनी स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि फिजिक्स को पढ़ते वक्त 50% जो हमारी समस्या रहती है, देखिए फिजिक्स 3 एग्ज़ामों में पूछी जाती है, ठीक है। इंटर में लेवल पे जो 3 एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो, तो देखिए एक फिजिक्स पूछी जाती है जेई एडवांस में, दूसरा जो है जेई मेन, ठीक है। तीसरा जो है नीट में, ठीक है। अब देखिए जो डिफ़िकल्टी का जो लेवल होता है ना, डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल क्वेश्चनों का, तो देखिए इस पे अगर आप अब दे रहे हैं तो ये डिफ़िकल्टी का लेवल इसमें ऐसे रहता है, इसमें ऐसे रहता है और इसमें ऐसे रहता है। यानी कि सबसे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा क्लिष्ट क्वेश्चनों को इसमें टारगेट किया जाता है। उसके बाद थोड़ा उसे मॉडरेट टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन, उनको जो है आपको जेई मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। और इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। नीट का जो एग्ज़ाम होता है सभी लोग जानते हैं, मेडिकल की जो तैयारी करते हैं वो लोग इसको देते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं आपको, ये एग्ज़ाम आपको आईआईटी में ले जाएगा, ये एग्ज़ाम जो है आपको एनआईटी एवं IIIT में ले जाएगा, ठीक है। और भी हैं जैसे DCE है, DCE मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, NSIT है, ठीक है। अभी देखिए इसका इन दोनों के नाम बदल गए होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम था, एक का नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पहले नाम था जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इंजीनियरिंग का, मैंने भी बीटेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। आगे चलिए, तो यहाँ पे अब जो हमारा, अब आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक में हमारे पढ़ाने का जो मेन मकसद था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट पढ़ाने का सबसे ज़्यादा टाइम देने का मेन मकसद यही था
कि इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 फार्मूलों को इसमें हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या रहेगा कि हमारे जो फार्मूले हैं वो हमको कंठस्थ हो जाएंगे यहीं पे। तो आगे चल के छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को भी मैं इसमें बताऊंगा, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को भी बताया जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 4 फार्मूले जो थे, 4 फार्मूले पिछली क्लास में, 4 फार्मूले प्रीवियस जो क्लास हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि सीख लिए हैं। अब सीखने का मतलब क्या है, उनकी यूनिट निकाल ली है, यूनिट निकाल ली है, ठीक है। किसके माध्यम से? फंडामेंटल यूनिट के सहयोग से या फिर असिस्टेंट से, ठीक है, फंडामेंटल। ठीक, अब आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, इसको आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और 4 के बाद हमारा जो 5वां चलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें चीज़ों को सॉल्व किया जाए। उसके बाद कुछ चीज़ें देखिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन इसमें बनता है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो उसमें क्या करता है कि मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेटिज्म एवं इलेक्ट्रोस्टेट की जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं, स्टेट की जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उनके प्रॉपर्टियों की यूनिट पूछ लेता है। कोई ना कोई एक छोटा सा रिलेशन उसमें डेवलप किया रहता है और उसी के माध्यम से ये प्रॉपर्टियों को पूछ लेता है। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी बनता है। तो इन ट्रिकी को देखने के लिए हम जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे तो उसी समय मैं यूनिट को वहाँ पे कराऊंगा, कि क्योंकि 100% कवरेज हमको लेके चलना है, ठीक है, बराबर है। ये सब चीज़ें हो गई। आगे चलिए, 5वां जो है हमारा, 5वां जो है ये है कि हमारा जो 5वां इसमें था, 4 फार्मूले हम लोग देख लिए हैं। 5वां है जो इसको कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कहते हैं इसको। ई से भी, चलिए ई से डिनोट करते हैं। अब जब देखिए एनर्जी कई फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, एक जो होती है हीट के फॉर्म में भी एनर्जी होती है, ठीक है। बस उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी एक रैंडम मोशन की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी भी प्रेशर को पर यूनिट वॉल्यूम के केस में ले लेंगे, जैसे बर्नौली लॉ है, तो उसमें प्रेशर भी आपकी एक एनर्जी ही है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई करंट बह रहा है, उसमें जो पावर है उसको पर यूनिट टाइम ले लेते हैं तो पावर हो जाता है एनर्जी का। अगर टाइम के साथ उसमें मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहीं पे चीज़ों को लिख रहा हूँ, एनर्जी। तो देखिए इसको mgh भी लिखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसी के बराबर लिखूंगा तो मतलब सब एनर्जियाँ एक दूसरे के बराबर होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से बराबर होती है। तो ठीक है, बस एनर्जी के फॉर्म को लिख रहा हूँ। देखिए एक काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी एनर्जी की यूनिट लिखेंगे, एनर्जी की यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये है, ठीक। अब देखिए इसमें मास जो है, मास जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। जी क्या है हमारा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है ये होती है, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यह जो है ये हाइट है, और हाइट को किस में हम मेजर करते हैं, मेजर करते हैं हम यल में, जो डिनोफन है फंडामेंटल यूनिट का। अब इसको जब पूरा करके लिखेंगे आप लोग, पूरा करके लिखेंगे तो ये इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग एनर्जी की यूनिट क्या आई, m L⁻², T⁻², ठीक है। एक तो ये एनर्जी आ गई, ठीक है। थर्ड एनर्जी, अब देखिए ये इस फार्मूले से आया। अब देखिए जैसे काइनेटिक एनर्जी से भी अगर एनर्जी की यूनिट निकालेंगे ना तब भी इतना ही आएगी,
निकाल के देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। तो E बराबर हाफ mv², ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो इतनी है, देख लीजिए, ठीक। यहाँ से इस चीज़ों को लिखेंगे यूनिट के फॉर्म में, तो मास की m हो जाएगी और इसकी हो जाएगी L टू द पावर -1/2, ठीक है। और जब इसको यहाँ से सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आपकी एनर्जी की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट ये हो गई। अब देखिए ये, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों सेम है। तो आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ कि चाहे यूनिट आप निकालें, एनर्जी की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम हो गया है, ठीक। अब इसकी यूनिट देखिए, हर एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, ठीक है, थर्मल एनर्जी हो, ठीक है, प्रेशर एनर्जी हो, ठीक है, यंग मॉडुलस में जो एनर्जी निकाली जाती है, जब इलोंगेशन होता है तो उस समय कितना पार्टिकल जो है एनर्जी को स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, वो एनर्जी हो, ठीक है, थर्मल या कुछ भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट यही आएगी, ठीक है। केवल तरीका बदलेगा, आएगी सेम ही, ठीक है। उसके बाद चलिए पांचवा था, ठीक है, पांचवा हो गया हमारा। जो छठा देखते हैं हम, छठा फार्मूला देखते हैं और फार्मूले के साथ साथ उसकी यूनिट को देखते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा हमें यही है कि फार्मूला याद हो जाए। और मैं बार बार हमेशा लेक्चर में यही बोलता रहूँगा जब तक ये फिजिक्स पढ़ाऊँगा कि आधी समस्या फार्मूला में को याद करने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए छठा जो है ये है मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P बराबर mv, ठीक है, P बराबर mv। इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक। यूनिट क्या होगा, ठीक है, मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी की हम लोग जानते हैं, ठीक। तो इसका जो यूनिट होगा mL T⁻⁻1, ये हमारा हो गया, ये यूनिट आ गई, ठीक है। उसके बाद सातवां हम देखेंगे, सातवां देखेंगे टार्क का। टार्क क्या होता है, ठीक है। टार्क देख लीजिए, ये होता है R×F, ठीक है, R×F। यानी कि मान लीजिए कि एक, देखिए आप लोग जो भी हों, स्टूडेंट हो, चाहे ग्रामीण परिवेश से आए हों या फिर शहरी परिवेश से, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये नट बोल्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, नट बोल्ट, ठीक है, ठीक। तो ऐसा कुछ नट बोल्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, अब मान लीजिए कि इस पे एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे इसको खोला जा रहा है, ठीक है। ये नट है, इसको खोला जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से फोर्स F लग रहा है और ये यहाँ से हिंज है और यहाँ से ये डिस्टेंस R है, ठीक है, R है। तो इस पे जो मोमेंट लगेगा, टार्क लगेगा, सॉरी टार्क लगेगा, जो ये देखिए, ये टार्क लगेगा इस साइड को, ये लगेगा R×F, ठीक है, R×F, जिसमें R क्या है, डिस्टेंस है और F जो है ये फोर्स है, ठीक है। इसकी यूनिट लिखनी है, R की यूनिट कितना हो जाएगी, L, ठीक है। फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका टार्क का यूनिट, तो ये टार्क की यूनिट हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, टार्क का हो गया। अब हमारे पास अगला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है।
मोटा मोटी आइडिया सबको रखता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ए बॉडी एम है, M1 है, इसका मतलब बॉडी 1 है और ए बॉडी 2 है, ठीक है। इसका मास M2 है और इसका मास M1 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है R है। तो इसका जब फोर्स निकालेंगे, फोर्स इन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा G M1 M2 पान R², ये आता है, ठीक है। जिसमें G जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, M1 M2 जो है इन दो बॉडियों के बीच का, दो बॉडियों का मास है, और R जो है ये डिस्टेंस दोनों के बीच का। अब इसमें कह रहा है कि G की यूनिट निकालिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ G, ठीक है। ठीक है, निकालते हैं। देखिए G, इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे देखिए, इसको बाद यहाँ पे देखिए G। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, ठीक। R डिस्टेंस है, उसकी यूनिट L, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों मास हैं, इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगा, M, ठीक। अब देखिए इन दोनों को ऊपर ले चलिए, ठीक। यहां से इन दोनों को जोड़ देंगे, यही आएगा, ठीक है। यहां से G की यूनिट निकाल लेंगे, G की यूनिट जो है M, यही आंसर होगा। ये इसको पूछने के चांस ज़्यादा है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यही आंसर होगा। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी चीज़ों को देख लिया, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखने के बाद अगला जो नंबर आ रहा है हमारा 9वें का, 9वां जो है, 9वां जो है हमारा वो आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I mR² होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, पिछले क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी होता है यानी कि फिजिक्स की क्वांटिटियाँ दो मोस्टली स्केलर और वेक्टर में डिवाइड की गई हैं, मगर एक तीसरी क्वांटिटी भी होती है जो टेंसर होती है। और टेंसर क्वांटिटी को याद कर लीजिए, एक हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ मगर फिर भी बता दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। दूसरा हो जाएगा स्ट्रेस, तीसरा हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं जो टेंसर क्वांटिटी। अब इसका हमें यूनिट निकालना है, ठीक, यूनिट निकालना है, ठीक। तो यूनिट जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा M, ठीक। तो ये हो जाएगा ML⁻², तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम जो है स्ट्रेस का तो हम देख ही चुके हैं, अब इसमें एक टर्म आई गया है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का भी हम लोग देख ही लेते हैं साथ ही में। स्ट्रेन का देख लेते हैं, तो ΔL/L। देखिए जो ΔL बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, F
एफ। दोनों इक्वल फोर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि बॉडी में इलोंगेशन होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, मगर कैलकुलेशन करते वक्त क्लासिक फिजिक्स में हम रिजिड मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा इलांगेशन हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट इलांगेशन हुआ है एल प्लस एल। मान लीजिए कि इसकी लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ एल, डेल्टा एल प्लस एल हो गई। तो स्ट्रेन को जब डिफाइन करेंगे तो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल अपान जो हमारी बेसिक लेंथ थी, यानी कि प्रिमिटिव लेंथ थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है। ठीक है, यानी कि ये इसका एल होगा और अपान एल, तो यानी कि स्ट्रेन जो हो जाएगा वो एल टू द पावर 0, यानी कि यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेन जो है यूनिट लेस है। ठीक है, यूनिट लेस है। आगे चलिए, स्ट्रेन का भी हो गया। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों को मिला के देख लीजिए, ये बॉडी है, इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। देखिए स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसमें, तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है, यानी कि डेल्टा, ये देखिए जो स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपान एल। ठीक, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा y, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो y अपान एल। ठीक है, इसमें जो y है ये वाला, ये होता है यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट इसको कहते हैं, और इसी का हमें यूनिट निकालना है। ठीक है, इसका यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्ट्रेस बराबर क्या होता है हमारा, एफ अपान ए, ये हो जाएगा y डेल्टा अपान एल। ठीक है, ये हो गया। इसको हम एक तरफ करेंगे तो y बराबर हो जाएगा ये एफ अपान ए डेल्टा एल अपान एल। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड करिए तो ये हो जाएगा एल एफ एल अपान, ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिख लीजिए। फोर्स की यूनिट क्या है हमारी, ठीक, लेंथ की यूनिट क्या है एल, एरिया की यूनिट क्या है एल टू द पावर 2, चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या है एल। जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसका जो यंग मॉडुलस कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी ए आएगी ए आएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यंग मॉडुलस की यूनिट भी हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यंग मॉडुलस की यूनिट देखने के बाद अगला जो हमारा टारगेट है कि हम रोटेशनल वेलोसिटी का यूनिट देखें, r इंटू ओमेगा। ठीक है, r इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की जो यूनिट देखेंगे तो ये हो जाएगा v अपान r। देखिए तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी यूनिट आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी टी टू द पावर -1। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ही बताना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और थोड़ा सा लोग फेमिलियर रहेंगे इस चीज़ को जान के। ठीक है, तो देखिए जब भी आप फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो फ्लूइड पढ़ते समय जैसे आज के डेट में, जैसे मान लीजिए कि आप अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकालेंगे, एंट्रेंस निकालने के बाद आप लोग बीटेक करने जाएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग के केस में, मेडिकल के केस में आप लोग
मेडिकल की तैयारी करेंगे या फिर आप लोग डॉक्टर बनेंगे। मगर इंजीनियरिंग के केस में क्या होता है कि पहले ये लोग बीटेक करने जाते हैं और बीटेक करने में बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आता है। तो देखिए 3 इंजीनियरिंग की मैं नाम लिख रहा हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों इंजीनियरिंग में आपको फ्लूइड पढ़ने को मिलेगा, फ्लूइड पढ़ना पड़ता है, फ्लूइड, ठीक है। थोड़ा बहुत नरम गरम आपको फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों में तो खूब अच्छे से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें कम पढ़ना पड़ता है मगर पढ़ना पड़ता है, ठीक है, फ्लूइड। अब देखिए फ्लूइड का मोशन को 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है लेमिनार मोशन, लेमिनार मोशन, ठीक है। अब दूसरा किया गया है टर्बुलेंट मोशन, टर्बुलेंट मोशन। अब देखिए जो टर्बुलेंट मोशन होता है ना, यही रियल मोशन होता है, यही। और ये जो होता है ये आइडियल मोशन होता है। आइडियल मतलब कुछ केसेस में मिल जाता है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मतलब लेमिनार फ्लो मिलता ही नहीं है, मिल जाता है मगर टेंस टू मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए लेमिनार का मतलब लेमिना, लेमिना का मतलब लेयर बाय लेयर, ठीक है। यानी कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, ठीक, पाइप है, इसमें फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे एक लेयर हो गई, ठीक, उसके नीचे से दूसरी लेयर जा रही है, उसके नीचे से तीसरी लेयर जा रही है, उसके नीचे से चौथी लेयर जा रही है, 5वीं, तो एक लेमिनार फ्लो हो गया, ठीक है। अब लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी होती है, देखिए वेलोसिटी क्या होती है कि मान लीजिए कि पाइप की वाल है, ठीक है, पाइप की वाल है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसके टच में जो पार्टिकल लगेगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। मगर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज करती है, ठीक है, सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग नोटिस भी किए होंगे, अगर मान लीजिए पाइप को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि अगर आप लोग नाली में भी देखते होंगे, नाली में तो पानी जो बहता है वो देखेंगे कि ऊपर का ही पानी आप लोगों को बहते हुए दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये नाली है, तो आप देखेंगे कि यहीं का पानी बहते हुए दिखेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है पानी की वेलोसिटी 0 रहती है, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी 0 रहेगी, महसूस करिएगा। मगर बीच में देखेंगे कि पानी का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी जो होती है बीच में सबसे ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पानी और वाटर जो है या फिर वाटर के पार्टिकल जहाँ पे टच में रहते हैं वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब देखिए ये कम क्यों होती है, इसके बीच जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 लेयर ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक सेंटर की लेयर है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और उसी के जस्ट एक नीचे की लेयर है, अलग बना रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी ये v1 मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए। अब क्या है कि ये सेंटर की है, सेंटर लाइन की है, और ये बिलो द सेंटर लाइन है, बिलो द सेंटर लाइन है। अब देखिए v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। मगर देखिए एक ही फ्लूइड है, अगर उसमें 2 वेलोसिटियाँ अगर डिफरेंट आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं से ना कहीं से उन लेयरों के बीच में एक रिटार्डेशन का फोर्स लग रहा है, और वो क्या कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है नीचे वाली लेयर की। और देखिए रिटार्डेशन का फोर्स लग रहा है और ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये फोर्स है, इसको हम फोर्स एफ कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के बीच की एरिया के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 लेयरों के बीच की एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
उसके बाद इसमें जो भी वेलोसिटी का ग्रेडियंट रहता है, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर x है तो इन दोनों वेलोसिटियों के बीच का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाई x dx, ये आपका ग्रेडियंट है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इनके बराबर होते हैं। आप सोच के भी देखिए कि ये ग्रेडियंट कब ज़्यादा होगा, जब v1 बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और v2 कम होगा, तो ये ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि एक समय के लिए इस x को कांस्टेंट कर देते हैं और v1 v2 को चेंज करते हैं, ठीक है। तो v1 को जब चेंज करेंगे, v1 v2 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि v1 जो है 10 है, v2 जो है 5 है, डिफरेंस कितना आया 5 का, ठीक है। एक केस ये हो गई, तो उस केस में फोर्स जो है 5A लगेगा। एक केस ये हो गई कि v1 जो है 10 है और v2 जो है 8 है, डिफरेंस कितना है 2 का, यानी कि वहाँ पे 2A लगेगा। यानी कि जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। तो जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो A के कांस्टेंट आता है और A आता है अपॉन A आता है, और इसी कांस्टेंट को हम विस्कोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसी कांस्टेंट को विस्कोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, विस्कोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और इस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं, इस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए, आप लोगों के बड़े काम आने वाली हैं, ठीक है, हर जगह काम आएंगी। देखिए, अगर आप यहाँ से इंट्रेंस निकाल के अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ भी काम आएगी। आधा इंजीनियरिंग में ही करा दूंगा, मैकेनिकल वालों को तो स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो मेन काम था यूनिट निकालना, हमको इसमें विस्कस कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, ठीक, विस्कस कांस्टेंट की। तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई dV अपॉन dx इंटू A, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स की, ठीक है। वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा L2D, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो A आएगा आपका, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो A आएगा यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी विस्कोसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट होगी ये होगी। तो देखिए, मेन अभी मकसद है हमारा यूनिट निकालना, उसके बाद फोर्स वगैरह तो हम लोग निकालते ही रहेंगे। अब देखिए, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला जो है पावर क्या होता है, एनर्जी जो होती है उसको पर यूनिट टाइम कर देते हैं तो वही पावर हो जाता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो P बराबर ये हो जाएगा VI, ठीक है। यहाँ पे V जो है वोल्टेज है, I जो है ये आपका करंट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ओम ला क्या कहता है, V बराबर IR, ठीक है, RI करो, ठीक है। R जो है रेजिस्टेंस है, B जो है यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होता है, वोल्टेज है, और I जो है एम्पियर है, ठीक है। इसके आगे एक स्टेप और लिखा जा सकता है, इसको I² R, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब इसका ही हमें क्या करना है, इसका ही हमें यूनिट निकालना है, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, I की जो यूनिट होती है ये होता है एम्पियर होता है, और इसको A से डिनोट करते हैं, ठीक है। पावर का है, हमें वोल्टेज की यूनिट निकालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वोल्टेज की पावर क्या है, हमारा पावर हम अभी बताए हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन
पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो पावर की यूनिट हो जाएगी, पहले पावर की यूनिट देख लीजिए। एनर्जी की यूनिट कितनी है हमारी, mL⁻²² अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा यूनिट है पावर का। अब इसको हम जब हम वोल्टेज की यूनिट निकालेंगे तो P/I, ठीक है, यानी कि जो ये हो जाएगा mL⁻⁻3, ठीक है, अपॉन A। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज की यूनिट। ठीक, ये चीज़ें हो गई, इसको ये चीज़ें हो गई। आगे चलिए, अगला जो है देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं खींचना चाहिए, अभी 1-2 लेक्चर और ये जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसके बाद एक जो है हमारा, एक देख रहे हैं, ये है हीट फ्लो। हीट जो फ्लो है ये है, इसका यही फार्मूला होता है, जिसमें तुम्हारा के जो है थर्मल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी कुछ भी कह सकते हो। ए जो है एरिया है, टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, dx जो है जितने डिस्टेंस में टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके बारे में बताता है, टाइम टी बताता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग इसका यूनिट आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और इसका निकालने की कोशिश करिएगा। इसमें के की यूनिट जो आएगी मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, mL3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, मगर आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा क्योंकि 1-2 एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चार्ज का जो होता है, छोटा सा है चार्ज का, मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ। धीरे धीरे जो चीज़ें याद आ रही हैं उसको मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें एकदम छूट सी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए चार्ज का जो है इसमें Q बराबर होता है I/T। तो ये हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा T, तो ये हो जाएगा AT। यही चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट है। तो ये चीज़ें हो गई, इतना चीज़ें को हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगला जो हमारा आएगा, उसमें हम देखेंगे कि यूनिट का, अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि यूनिट का यूज कहाँ है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसमें हम देखेंगे कि यूनिट का यूज कहाँ है, और एक यूनिट से यानी कि सीजीएस सिस्टम से एसआई यूनिट में चेंज करना, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में चेंज करना, लिमिटेशन ऑफ यूनिट, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगला में। तो अगला में मैं 1-2 चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो इसे पहला एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, पहला एप्लीकेशन देखेंगे, डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स क्वांटिटीज। मतलब कुछ क्वांटिटी दे देगा, इनके बीच में हम लोग यूनिट के माध्यम से एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ठीक, ये हमारा पहला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, जो है दूसरा जो रहेगा, कन्वर्ट द यूनिट। कन्वर्ट द यूनिट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि न्यूटन है 10 न्यूटन दिया है, तो कितने डाइन होगा। फोर्स की 2 यूनिट होती हैं। देखिए एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, और डाइन जो होता है वो सीजीएस की यूनिट होती है, सीजीएस की यूनिट है। तो इसको कन्वर्जन के बारे में हम एक चीज़ सीखेंगे। और तीसरा जो है हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, हर चीज़ में चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा सकता, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन में बोल दूंगा इसे। तो
आज के लिए ही बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो उसको अगले वाले